बच्चों, आज हम पाठ 4 अर्थशास्त्र में अब तक हम वैश्वीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक, यानी कौन कौन से कारण हैं जो वैश्वीकरण को यानी विश्व के बाजारों को एक दूसरे से जोड़ने में संभव है। प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का यह मुख्य कारक है। इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया का उपयोग किया है। विगत 50 वर्षों से परिवहन प्रौद्योगिकी में बहुत उन्नति हुई, यानी परिवहन के साधन जो है वो बहुत ज़्यादा विकसित हुए हैं, जिसके द्वारा लंबी दूरियों को कम समय में पूरा किया जा सकता है। कम समय में और कम लागत में बड़े बड़े जहाज बनाए जाते हैं। उनमें कंटेनरों में सामान जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है। देखो इसमें वस्तुओं में परिवहन के लिए कंटेनर का, देखो इधर दिखा भी रखा है, तो वस्तुओं परिवहन के लिए कंटेनर का उपयोग किया जाता है। कंटेनर मतलब कि बड़े बड़े जहाज़ों में जो है वो सामान चढ़ाने के ऐसे साधन होते हैं। इससे भी अधिक उल्लेखनीय है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का विकास। यानी सूचना मतलब कि जैसे टेलीफोन, मोबाइल, पेजर वगैरह, जो ये सूचना प्राप्त करने के साधन है, जिनके जरिए कि हम तुरंत ही एक दूसरे जगह पर किस चीज़ की आवश्यकता है इसका पता लगा सकते हैं। वर्तमान समय में मुख्यतः कंप्यूटर और इंटरनेट के बाद में प्रौद्योगिकी का द्रुत गति से परिवर्तित हो रही है। सूचना गुप्तचर दूरसंचार सुविधाओं, टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल फोन एवं पेजर, ये सारी जो है वो दूरसंचार सुविधाएं हैं जिनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि किस स्थान पर किस चीज़ की आवश्यकता है। का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने और सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। ये सुविधाएं संचार उपग्रहों के द्वारा सुगम हुई है। आपने सुना होगा कि सबसे पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट 1975 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी अंतरिक्ष में ऐसे उपग्रह सेट कर दिए जाते हैं जिनके द्वारा हमें ट्रांसमीटरों के जरिए हमें मैसेज जो है वो इधर से उधर पहुँचते हैं। आपने देखा होगा कि मोबाइल जो होता है उसमें कोई तार वगैरह नहीं होता, तो वो वायरलेस होते हैं, यानी जिनमें तार नहीं होते। वो सूचनाएं जो है वो उपग्रहों के माध्यम से ट्रांसमिशन उनमें होता है। जैसा कि आप जानते हो, जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। आपने इंटरनेट के चमत्कारिक संसार में प्रवेश किया होगा, जहाँ जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं लगभग उसकी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और सूचनाओं को आपस में बांट सकते हैं। इंटरनेट से हम तत्काल इलेक्ट्रॉनिक डाक यानी ईमेल भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व में वॉइस कॉल कर सकते हैं। अब बात आती है विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश तथा उदारीकरण की। विदेशी निवेश यानी विदेश जो है वो हमारे देश में जो चीज़ों पे पैसा खर्च करते हैं। हम भारत में चीनी खिलौनों के आयात वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार खिलौनों के आयात पर कर लगाती है, यानी टैक्स लगाती है, तो क्या होगा? इसका अर्थ है जो इन खिलौनों का आयात करेंगे, जो इन खिलौनों को मंगवाना चाहेंगे, तो उन्हें इनका कर देना होगा और कर के कारण खरीदारों को आयातित खिलौनों की अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। यानी अगर उनको खिलौने मंगाने के लिए ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा तो उनकी क्या है, खिलौनों की लागत ज़्यादा आएगी। लागत ज़्यादा आएगी तो वो महंगे दाम पर उसको बेचेंगे। इससे चीन के खिलौने भारतीय बाजारों में सस्ते नहीं रह जाएंगे। चीन से इनका आयात स्वतः कम हो जाएगा। भारतीय खिलौने निर्माता अधिक समृद्ध हो जाएंगे। अगर हमको अपने बाजारों को बचाना है तो हमें क्या करना होगा? व्यापार में अवरोधक लगाने होंगे। जैसा मैंने कल प्रश्न में डाला भी था आपको कि व्यापार अवरोधक क्या होते हैं, यानी आयातों को कम करने के लिए जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि आयात कम हो, तो उसको व्यापार अवरोधक कहते हैं। आयात पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। जैसे इसे अवरोधक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाता है। सरकारें व्यापार अवरोधक का प्रयोग विदेशी व्यापार में वृद्धि या कटौती करने और देश में किस प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित हो रही चाहिए यह निर्णय करने के लिए करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश प्रतिबंध लगा रखा है। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के लिए ऐसा माना गया है, क्योंकि जब आज़ाद हुआ था देश तो उस समय हमारे देश के उद्योग धंधों को उन्नति करवाने के लिए, ताकि हमारे देश में उन चीज़ों की मांग हो तो उनके उद्योग धंधे हमारे देश में लगे, इसलिए विदेशी माल पर जो है वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। 1950 और 60 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीज़ों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम में के आयात की अनुमति दी। जो चीज़ें हमारे यहाँ नहीं मिलती थी उनको मंगाने के लिए अनुमति दी। बाकी जो चीज़ें हम बना सकते थे उन पर जो है वो कर लगा दिए गए ताकि हमारे यहाँ पर ही बन सकें। ध्यान दीजिए कि सभी विकसित देशों में विकास के प्रारंभिक चरणों में घरेलू उत्पादकों को विभिन्न तरीकों से संरक्षण दिया है। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ से नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों के लिए विश्व के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। यह महसूस किया गया कि प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादकों के प्रदर्शन में सुधार आएगा, क्योंकि उन्हें अपनी गुणवत्ता में सुधार करना होगा। इस निर्णय का प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने समर्थन किया। यानी कि 1991 के बाद से जो है ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे कि
सरकार ने निश्चय किया कि भारतीय उत्पादकों को जो है वो विदेशी सामानों से कंपटीशन करने का समय आ गया है। अब भारत में इतना उत्पादन होने लगा है कि हम विदेशी बाजारों से अपनी कंपटीशन कर सकें। इसीलिए भारत के जो बाजार हैं वो विश्व के बाजारों के लिए खोल दिए गए, जिसको कि उदारीकरण कहते हैं। अतः विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश पर अवरोधों को काफ़ी हद तक हटा दिया गया। अवरोध मतलब बाधाएं। इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आयात निर्यात सुगमता से किया जा सकता है और विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कार्यालय और कारखाने स्थापित कर सकती हैं। सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। अब अगर परिभाषा आती है कि उदारीकरण किसे कहते हैं, तो सरकार द्वारा व्यापार पर जो लगाए गए अवरोध और प्रतिबंध थे उनको जो हटा दिया गया 1991 में, उस प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। व्यापार के उदारीकरण से व्यवसायियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिली है कि वे क्या आयात या निर्यात करना चाहते हैं। सरकार पहले की तुलना में कम नियंत्रण करती है, इसलिए उसे अधिक उदार कहा जाता है। अब ये एक संस्था है विश्व व्यापार संगठन, जो कि विश्व में कितना व्यापार हो रहा है इसके बारे में जानकारी करती है। हमने ये देखा है कुछ प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण का समर्थन किया। इन संगठनों का मानना है कि विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर सभी अवरोधक हानिकारक है, यानी जो बाधाएं लगाई जाती हैं वो हानिकारक है। कोई अवरोधक नहीं होना चाहिए। देशों के बीच मुक्त व्यापार होना चाहिए। विश्व के सभी देशों को अपनी नीतियाँ उदार बनानी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसका ध्येय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है। विकसित देशों की पहल पर शुरू किया गया विश्व व्यापार संगठन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियमों को निर्धारित करता है और यह देखता है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। वर्तमान में विश्व के लगभग 153 देश जो है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। 2011 के अनुसार, हो सकता है आपकी पुस्तकों में कुछ अलग लिखा हुआ हो, क्योंकि ये 2011 के अनुसार है, तो हो सकता है 2017 के अनुसार आपकी पुस्तकों में कुछ अलग लिखा हुआ होगा। तो जो लेटेस्ट लिखा हुआ वही आपको लिखना है। यद्यपि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, परंतु व्यवहार में देखा गया है कि विकसित देशों में अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बरकरार रखा है। लेकिन जो विकसित देश जैसे अमेरिका है, जापान है, रूस है, चीन है, इन लोगों ने क्या कर रखा है, व्यापार पर अपना एकाधिकार करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों का जो है वो अवहेलना कर रखी है। दूसरे, विश्व व्यापार संगठन के नियमों ने विकासशील देशों के व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए विवश किया है। इसका एक उदाहरण है कृषि उत्पादों के व्यापार पर वर्तमान बहस है। अब भारत में वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ, यानी हमारे देश में जो वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई है, विश्व के बाजारों के लिए हमारी अर्थव्यवस्था खोला गया, उसका क्या फर्क पड़ा है। विगत 20 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण ने एक लंबी दूरी तय की है। इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके कुछ प्रमाण हम देखते हैं। वैश्वीकरण और उत्पादकों, स्थानीय तथा विदेशी दोनों के बीच बेहतर प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ताओं, विशेषकर शहरी क्षेत्र में धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। जिनके पास पैसा है, जो सामान खरीद सकते हैं, उनको तरह तरह के सामानों की वैरायटी मिली है खरीदने के लिए। इन उपभोक्ताओं के समक्ष पहले से अधिक विकल्प हैं और वे अनेक उत्पादों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और कम कीमत से लाभान्वित हो रहे हैं। यानी कि हम सस्ता सामान जो है वो खरीद सकते हैं। बहुत सारे एक ही, जैसे टीवी के बहुत सारे ब्रांड हैं, मोबाइल के बहुत सारे ब्रांड हैं। पहले बहुत महंगी चीज़ें आती थी, लेकिन अब आजकल कंपटीशन की वजह से सस्ती चीज़ें आने लगी हैं, तो इसलिए शहर के जो धनी उपभोक्ता हैं उनको बहुत लाभ हो रहा है। परिणामतः ये लोग पहले से की तुलना में अपेक्षित उच्चतर जीवन स्तर का आनंद ले रहे हैं। उत्पादकों और श्रमिकों के वैश्वीकरण का समान प्रभाव नहीं पड़ा है। विगत 20 वर्षों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश में वृद्धि की है। इसका अर्थ है कि भारत में निवेश करना उनके लिए लाभप्रद रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने शहरी इलाकों के उद्योगों जैसे सेलफोन, मोटर गाड़ियों, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, ठंडे पेय पदार्थों, जंक यानी जो पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह होते हैं, खाद्य पदार्थों, बैंकिंग जैसी सेवाओं के निवेश में रुचि दिखाई है। यानी बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक भी खुल गए हैं। इस उत्पादों के अधिकांश खरीदार संपन्न वर्ग के लोग हैं। इन उद्योगों और सेवाओं से नए रोजगार उत्पन्न हुए हैं। साथ ही उद्योगों के कच्चे माल की इत्यादि की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां जो है हमारी समृद्ध हुई हैं। दूसरा, अनेक शीर्ष भारतीय कंपनियां बड़ी हैं जो नई प्रतिस्पर्धा से लाभान्वित हुई हैं। इन कंपनियों ने नवीनतम प्रौद्योगिकी और उत्पादन प्रणाली में निवेश किया है और अपने उत्पादन मानकों को ऊंचा उठाया है। कुछ ने विदेशी कंपनियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर लाभ अर्जित किया। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया भी था कि भारत की जो मारुति कंपनी है वो जापान के सुजुकी कंपनी के साथ मिलकर गाड़ियाँ बनाती है, और आपने देखा होगा हमारे मार्केटों में मारुति सुजुकी के नाम से गाड़ियाँ बिकती हैं। इससे भी आगे वैश्वीकरण ने कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने के लिए योग्य बनाया है। यानी हमारी भी बहुत सी कंपनियां ऐसी हैं जो पहले हमारे देश की थी, लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई। यानी 3 देशों से ज़्यादा जिन कंपनियों का व्यापार अलग अलग देशों में 3 देशों से ज़्यादा देशों में होता है, उस कंपनी को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। टाटा मोटर्स जैसे हमारी, इन्फोसिस, रेनबैक्सी जो दवाइयाँ बनाती है, एशियन पेंट, आपने पेंट की बाल्टियाँ देखी होंगी, सुंदरम फाइनेंस
कुछ ऐसी भारतीय कंपनियां जो विश्व स्तर पर अपने क्रियाकलापों का प्रसार कर रही हैं। वैश्वीकरण ने सेवा प्रदाता कंपनियों, विशेषकर सूचना और प्रौद्योगिकी वाली कंपनियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया है। भारतीय कंपनी द्वारा लंदन स्थित कंपनी के लिए पत्रिका का प्रकाशन और कॉल सेंटर के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त आंकड़ा, डाटा एंट्री, लेखाकरण यानी अकाउंटेंसी, प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग जैसी कई सेवाएं भी भारत जैसे देशों में सस्ते में उपलब्ध और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं।